चैनल सच आज का मैं आपको संबोधित कर रहा हूं। देवी और सज्जनों, बहनों और भाइयों, डॉक्टर सर्वदानंद आर्य, मेरा नमस्कार स्वीकार करें, श्रद्धापूर्वक नमस्ते। आज का जो हमारा वीडियो है तो ये हरियाणा चुनाव से ही जुड़ा हुआ, परंतु एक खास मतदाताओं के वर्ग के साथ संबंधित है, और वो है पंजाबी। और जब ये लिस्टें आ गई हैं, कैंडिडेट्स ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है, प्रचार प्रसार आरंभ हो गया है, जिसको विड्रॉल करनी थी वो भी हो गई, तो आज हम ये कह सकते हैं कि हरियाणा में इन असेंबली चुनावों में पंजाबियों का कद बढ़ गया। दो मुख्य पार्टियां जो आमने सामने हैं, उन्होंने 18 उम्मीदवार खड़े किए, उसमें 9 भाजपा के हैं, 9 कांग्रेस के। और इससे पहले ये ट्रेंड हमें नजर आ गया था लोकसभा के इलेक्शन में ही, जब कांग्रेस ने 2 उम्मीदवार पंजाबी उम्मीदवार खड़े किए पंजाबी वर्ग से 10 सीटों में से, तो तभी पता लगा था कि पंजाबी रिकॉग्नाइज होने लग गए हैं वोट बैंक के रूप में। अब सबसे पहले हमें आपको ये बताना होगा कौन है पंजाबी। इतिहास इनका थोड़ा सा 1-2 मिनटों में आपको बताकर मैं अपनी मुख्य बात पर आ जाऊंगा। और इनकी भाषा क्या है, ये वो हैं या इनके वंशज हैं जो 1947 में पार्टीशन के बाद पंजाब से आए थे यहां पर, और उस पंजाब से यानी पश्चिमी पंजाब से पूर्वी पंजाब में आए थे। तब हरियाणा नहीं था, हरियाणा भी पंजाब का एक हिस्सा था, पूर्वी पंजाब का हिस्सा था। आज पंजाब अलग से है, हरियाणा के साथ लगता हुआ हमारे देश का एक राज्य है, और हम हरियाणा में हैं, परंतु हमारी भाषा क्योंकि पंजाबी है जो हम घरों में बोलते हैं, वैसे सब पंजाबी जितने भी हरियाणा में रहते हैं हरियाणवी भी बहुत अच्छी तरह बोलते हैं, परंतु हमारी भाषा पंजाबी होने के साथ साथ हम लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के रूप में रिकॉग्नाइज, और हम हैं पंजाबी। हरियाणा के विकास में इनका क्या योगदान है? बहुत योगदान है हरियाणा के विकास में। ये वो लोग थे जो अपना हजारों सालों से बसे हुए थे। कोई घर था किसी का, किसी की जायदाद थी, किसी की जमीन थी, सबको छोड़ना पड़ा। 1947 में पार्टीशन हुआ, इस देश को 2 हिस्सों में बांटा गया, और बंटने वाले जो राज्य थे वो, उसमें एक पंजाब था, दूसरा बंगाल था। और हमने उस पंचनद प्रदेश को, जिसमें 5 नदियां बहती थी और छठी नदी थी सिंधु, उस पंचनद प्रदेश में रावी, सतलुज, ब्यास, झेलम और चनाब, ये 5 नदियों के इस प्रदेश से हम आए। और ये नदियां या तो वहीं लैंड में आकर खत्म हो जाती हैं या सिंधु नदी के अंदर जाकर जुड़ती हैं और आगे जाकर सिंध प्रदेश में समुद्र में मिल जाती। अब मान्यता ये है कि ये जो पंजाबी हैं ये महाराज अरूट की संतान है। महाराजा अरूट के इतिहास के बारे में 1-2 मिनट आपके लें। ये विकिपीडिया से, ये मेरा अपना नहीं है, ये सर्टिफाइड है। ये मान्यता है कि त्रेता युग में जब परशुराम जी ने ये संकल्प ले लिया था कि इस धरती को क्षत्रियों से मुक्त कर दूंगा, तब त्रेता युग में श्री परशुराम जी से सम्मान पूर्वक अभयदान, क्योंकि ब्राह्मण थे, उनसे सम्मान पूर्वक अभयदान मांगा गया। सूर्यवंशी क्षत्रिय श्री अरूट जी ने सिंधु नदी के किनारे किला बनाया, उसका नाम रखा अरूट कोट, जिसे बाद में अरोड़ कोट कहा गया। महाराजा अरूट के साथी और वंशज ही अरोड़ा कहलाए। पंजाबी और क्षत्रिय और अरोड़ा जितने भी हैं, ये महाराजा अरूट के वंशज हैं। महाराजा अरूट भगवान राम के वंशज हैं, और सिकंदर को भी महाराजा अरूट के वंशजों से लड़ना पड़ा। 2 बातें मैं आपसे बता दूं। मैंने आपको बता दिया महाराजा अरूट जी कौन थे। ये समस्त पंजाबी खत्री अरोड़ा वंश के आदि प्रवर्तक हैं। थोड़ा सा इतिहास भी बता दिया। सिकंदर जैसे ही वो हिंदुकुश पर्वत, जिसको वो कहते थे, खैबर को पार करके आया, तो वो पंजाब वाया लाहौर नहीं आया, पेशावर भी नहीं गया, वो सिंधु नदी के साथ साथ चलता हुआ मुल्तान गया।
सिंध और मुल्तान के बीच में, आज के सिंध और मुल्तान के बीच में सिंधु नदी का जो वो राज्य था महाराजा अरूट जी के वंशजों का, वो पर्वतेश्वर राजा, पर्वतेश्वर यानी पर्वतों का राजा या पर्वत देव, और पर्वत देव को बाद में क्योंकि सिकंदर के साथ आए हुए यूनानियों ने इतिहास लिखा तो उन्होंने इसको पोरस कह दिया। तो वो पोरस या पुरुष देव, वितस्ता नदी जिसको आज झेलम कहते हैं, उसके किनारे सिकंदर को उन्होंने रोका, लड़ाई हुई। और इतिहास तो कुछ भी बोलता ही, कहा इतिहास कहता है कि सिकंदर ने उनको हरा दिया और बाद में पोरस को बुलाया और उनसे पूछा कि पोरस आपके साथ क्या व्यवहार किया जाए, तो उसने कहा जैसे एक राजा दूसरे राजाओं से करता है, इसलिए उसको छोड़ दिया गया। ये सब बातें गलत है क्योंकि उनके इतिहासकारों ने लिखी। वास्तविकता ये है, सिकंदर जैसा महत्वाकांक्षी व्यक्ति मैसिडोनिया से चला, इजिप्ट को रौंदा, इराक, मैं आज के प्रदेशों के नाम लूंगा, उस वक्त के नाम कुछ भी हो सकते हैं, मैसिडोनिया से चला, इजिप्ट को खत्म किया उसने, इराक और सीरिया को ख़त्म किया, उसके बाद सेंट्रल एशिया में घुसा और सारे सेंट्रल एशिया को, जिसको आज उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान ये इलाका बोला जाता है, ताजिकिस्तान, इन सबको उजाड़ता हुआ, लोगों को मारता हुआ, जलाता हुआ आखिरकार में काबुल में पहुंचा। गंधार प्रदेश कहलाता था उस टाइम, और आज भी गंधार का कंधार वहां पर है, आप जानते हैं। और गंधार का जो शकुनी है महाभारत युद्ध से, उसमें बड़ी आपको सब पता है, बताने की आवश्यकता नहीं, एक ऐतिहासिक कैरेक्टर है। इतना क्रूअल आदमी जो जीतने ही आया भारत को, सोने की चिड़िया को, और वो चुपचाप वहां से ये कह के चला गया हो कि मुझे वापस जाना, वहां से घर से निकले बहुत दिन हो गए, ये सब झूठ है। मुल्तानियों ने सिंधु नदी के तट पर महाराज पोरस, जिसको आप कहते हैं पुरुष देव, वितस्ता के पास, सिंधु और झेलम के बीच के इलाके में बुरी तरह पीटा, यूनानियों को वापस भेजा। बड़ी शानदार संभ्रांत सभ्यता है मोहनजोदड़ो की, जो सभ्यता है वो पंजाबियों की सभ्यता, इसी इलाके जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, हड़प्पा मोहनजोदड़ो उसी इलाके के। तो ये एक थोड़ा सा इतिहास बताया, ये उनके वंशज जो यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर ये बिल्कुल भूखे नंगे आए, लुट पुट के आए, 5 लाख अपने लोगों को शहादत देकर आए। ये गुरु गोविंद सिंह की औलाद, वीर हकीकत राय की औलाद जब यहाँ पर पहुंची तो इन्होंने किसी से भीख नहीं मांगी और इस हरियाणा का भी निर्माण किया। पंजाब में बसे तो पंजाब का निर्माण किया। आज इस देश के प्रधानमंत्री भी पंजाबी रह चुके हैं, इस देश के अंदर कई मुख्यमंत्री भी पंजाबी रह चुके हैं, इस देश के मुख्य साइंटिस्ट, नोबेल प्राइज विनर भी पंजाबी रह चुके हैं, फौजों के जनरल 6 बार सेना, भारतीय सेना के जनरल रह चुके हैं, आईएएस की तो संख्या ही इतनी है, और कितने ही वाइस चांसलर और गवर्नर्स बने हैं। यानी ये जाति अपनी राख से दोबारा उठकर खड़ी हुई और इसने अपने आप का निर्माण किया, हरियाणा का भी निर्माण किया। अब इन बातों के बाद हम आगे आते हैं, जो मुख्य हमारा है भाई, अब हम ये कह रहे हैं कि पंजाबियों को टिकटें मिल गई 18। जी हाँ, आज तक नहीं मिली थी, पहले भजनलाल जी के वक्त में एक बार मिली थी। अब की पार्टियां बहुत मेहरबान हुई, कांग्रेस की लिस्ट में 9 पंजाबियों के नाम हैं। मैं नाम पढ़ देता हूँ, कॉन्स्टिट्यूंसी पढ़ देता हूँ। अशोक अरोड़ा थानेसर से हैं, मनदीप सिंह चट्ठा ये हरमहिंदर सिंह चट्ठा के बेटे हैं, ये भी वहाँ वेस्ट पाकिस्तान से ही आए हुए, बसे हुए यहाँ पर पेवा से हैं। सुमिता सिंह विर्क जट सिख हैं, हमारे में जट सिख भी आए, करनाल से हैं। वीरेंद्र शाह, जिसको बुल्ले शाह कहते हैं, बलबीर पाल शाह के छोटे भाई हैं, हुकूमत शाह जी के बेटे हैं, पानीपत सिटी से हैं। गोकुल सेतिया, बड़ा ख़ानदान वहाँ पे इनका, राहुल सेतिया के बेटे हैं, और सिरसा से लड़ रहे हैं। राहुल मक्कड़ हाँसी से लड़ रहे हैं, इसी मक्कड़ के बेटे हैं। भतीजे पोते हैं। भारत भूषण बत्रा रोहतक से लड़ रहे हैं। मोहित ग्रोवर गुरुग्राम से लड़ रहे हैं। शमशेर सिंह गोगी असम से लड़ रहे हैं। इनमें कई विधायक भी हैं, वर्तमान विधायक भी हैं। ये सब बीजेपी, कांग्रेस की लिस्ट थी, बीजेपी की लिस्ट सुन लीजिए। 9 व्यक्तियों को बीजेपी ने दिया। जगमोहन आनंद को करनाल से लड़ा रहे हैं, निखिल मदान सोनीपत से, अमीरचंद मेहता एलनाबाद से, रोहतक से मनीष ग्रोवर,
प्रमोद विज जो हैं वो पानीपत सिटी से हैं, विनोद भ्याना हांसी से, सुभाष सुधा थानेसर से, घनश्याम अरोड़ा यमुनानगर, अनिल विज अंबाला कैंट। 18 सीटें मिल गई, 9 बीजेपी की, 9 कांग्रेस की, परंतु पार्टियों ने भी अपना खेल किया। ऐसे 5-6 स्थान हैं जिनके ऊपर एक पंजाबी कांग्रेस का और दूसरा आगे पंजाबी भाजपा का, यानी दोनों भिड़ेंगे। 5 तो मैं से गिन ही सकता हूँ। करनाल में है, उसके बाद आप रोहतक में देख लीजिए, पानीपत में है, थानेसर में है, हांसी में है। तो ये जो स्थान है यहाँ पर तो वही एक ही पंजाबी जीतेगा, 5 पंजाबी जीतेंगे। परंतु 18 कैंडिडेट है भाई, ये तो 10 सीटों की बात हो गई। 5 पंजाबी इधर से, 5 पंजाबी उधर से, बाकी 8 जो उनमें से कौन से पंजाबी जीत सकते। कांग्रेस की लहर है, पंजाबी मुख्यतः भाजपा का वोटर रहा है और इस लोकसभा तक भी उन्होंने दिया, परंतु अब समय बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है। हम अनुमान लगा सकते हैं कौन से पंजाबी उम्मीदवार जीत सकते हैं। अशोक अरोड़ा कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, थानेसर से जीतेंगे, क्योंकि पिछली बार 800 वोटों से हारे थे सुभाष सुधा से। मनदीप सिंह चट्ठा कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, पेवा से जीतेंगे। यहाँ पेवा में बीजेपी ने जिस उम्मीदवार को टिकट दी वो टिकट ही छोड़ के चले गए, अब दूसरे उम्मीदवार हैं। सुमिता सिंह बड़ी मजबूत लेडी है, कांग्रेस की कैंडिडेट करनाल से जीतेगी, क्योंकि इन्होंने जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनको मजबूर कर दिया। 42,000 मतों से करनाल में जीते थे सैनी साहब, और अब चले गए हैं लाडवा में। तो आप देख लीजिए, अनुमान लगा लीजिए। गोकुल सेतिया सिर्फ 600 वोटों से आ रहा था, 100% जीतेगा। इसके पीछे बहुत षड्यंत्र हो रहे हैं, सारी गठबंधन हो रहे हैं, गोकुल सेतिया जीतेगा, ये मेरी भविष्यवाणी। राहुल मक्कड़ और भ्याना जी का मुकाबला है। भ्याना पहले भी 2 बार एमएलए रह चुके हैं। राहुल मक्कड़ ने पिछली बार बहुत संघर्ष किया, जीत नहीं पाए, इस बार जीतेंगे निश्चित रूप में। भारत भूषण बत्रा रोहतक से पहले भी विधायक हैं और अब भी वो विधायक बनेंगे। मनीष ग्रोवर के हारने के चांस। मोहित ग्रोवर नौजवान लड़का यहां से खड़ा हुआ गुरुग्राम से, 1,34,000 पंजाबी वोटर हैं, सबसे ज्यादा पंजाबी वोटर गुड़गांव में। मोहित ग्रोवर कांग्रेस की टिकट पर हैं, जीतेंगे। शमशेर गोगी मेरे मित्र के बेटे हैं, इनके पिता भी वाइस चांसलर रहे। पार्टीशन से पहले पाकिस्तान, जो आज का पाकिस्तान है, वहाँ से आए, उसमें तो भारतवर्षी था। विधायक हैं असंध से। शमशेर गोगी भी इस वक्त जीतने की कामना कर सकते हैं, असंध से शायद जीतें। कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। निखिल मदान सोनीपत से हैं, नया आदमी है, ज़्यादा हमें परिचय नहीं, परंतु क्योंकि पंजाबी है, मुझे लगता है सोनीपत के पंजाबी इसको वोट दे सकते हैं, तो इसका एज है सोनीपत में। घनश्याम अरोड़ा पुराने व्यक्ति, पुराने बीजेपी के उम्मीदवार हैं, यमुनानगर से पुराने व्यक्ति हैं, एमएलए हैं, पहले भी रहे हैं, इस बार भी इनकी जीतने की संभावना। तो मैं समझता हूँ 11 ये ऐसे उम्मीदवार हैं, जिसमें से 9 कांग्रेस के हैं और 2 जो हैं वो संभावित उम्मीदवार हैं भाजपा के। और हो सकता है, क्योंकि 20-25 खड़े हुए हैं, 18 तो ये हैं, इंडिपेंडेंट भी खड़े हुए हैं, इनेलो से भी खड़े हुए हैं, तो किसका कहाँ दाव लग जाए कह नहीं सकता। मैं एक रफ एस्टिमेट आपको दे सकता हूं कि शायद 13 पंजाबी इस बार 90 विधानसभा में जीतेंगे। शक्ति बढ़ेगी, शक्ति तो राजनीतिक लोगों के पास है, और राजनीति से सामाजिक शक्ति बढ़ती है, और सामाजिक शक्ति से आर्थिक शक्ति बढ़ती है। आर्थिक रूप से पंजाबी स्वतंत्र हैं, सामाजिक रूप से भी अपने काम करते हैं, परंतु राजनीति में कमज़ोर हैं। एक बार इनको मौका मिला था, तब ये 17 उम्मीदवार जीत गए थे। मैं समझता हूँ इस बार 13 उम्मीदवार जीतेंगे। शुभकामना, किसी भी पार्टी के जीतें, पंजाबी जीतें, मैं उन सबको शुभकामना देता हूँ और अपने इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। आपकी सूचना के लिए हमने इस वीडियो को जारी किया और आपसे निवेदन करते हैं बार बार यही, जो पहले भी वीडियो में कर चुके हैं, कि हमें आप सब्सक्राइब जरूर करिए। कोई पैसा नहीं लगता सब्सक्राइब करने में। आपके सब्सक्राइब करने से हमारे पैर मजबूत होते हैं इस YouTube की दुनिया में, जिसमें आज हमने अपने आदि प्रवर्तक महाराजा अरूट जी के भी गीत गाए, अपनी जाति के भी गाए। ये मौका है
ये हमारे पास फोरम मिली हुई है जिस फोरम से हम बता सकते हैं कि कौन पंजाबी है, और जहाँ भी बैठा है वो पंजाबी जागा हुआ है, उसकी जय है। इसलिए हम नारा लगाते हैं, जय पंजाबी जाग पंजाबी। धन्यवाद।